ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? दे आर द जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस. They are the generally accepted guidelines which we will apply, which we are applying in the process of accounting is known as accounting principles. Okay, सर इसे एक नाम और भी दिया जाता है, क्या है वो नाम? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, पिलर्स मींस जैसे आप घर बनाते हो ना, उसके पिलर्स होते हैं, ऐसे ही ये भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? पिलर्स हैं. ओके, कि पिलर्स जिस पे अकाउंट्स पूरा का पूरा, जिस पे अकाउंट्स बेस्ड है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concepts and conventions commonly known as generally accepted accounting principle or gap. ठीक है, इसे गैप भी कहा जाता है जनरली. अभी गैप का क्या मीनिंग है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके, याद रखना है इसे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक. गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. बाई चांस बाईबा में पूछ लिया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गैप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ गैप, तो क्या कहोगे वहां पे? गैप इज अ जनरली एक्सेप्टेड accounting principles are the basic rule that define, क्या define करता है वो? that define the parameters and constraint with which the accounting operates. वो पैरामीटर सर, वो कंस्ट्रेंट, क्योंकि आप हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते सर. कुछ लॉ ने, कुछ प्रिंसिपल्स ने हमें रोक लगा रखी है, हमें रूल्स दिए हुए हैं सर कि कैसे कैसे हमने अकाउंटिंग में ऑपरेट करना है. हमें वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ता है जब वो हम अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है, दीज प्रिंसिपल, these principle आगे क्या कह रहे हैं? These principle are the theory base of accounting on the basis of which financial statement are prepared. इसी principles के according, इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. इसी थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग के बेस पर हम क्या करते हैं? इसी थ्योरी ऑन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग के बेस पर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेंटेन, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं. इन अदर वर्ड दे आर द गाइडलाइंस. वो एक गाइडलाइंस है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये गाइडलाइंस हैं, एंड इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ऑल दैट इफ यू हैव एनी डाउट, एंड देन आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. मैं आगे चल रहा हूं. बता दो एक छोटा सा मैसेज कर कर कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? यस 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 यस, कंटिन्यू, टेल मी फास्ट. सभी का मैसेज मेरे पास आना चाहिए कि सर कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. हम आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं. ओके, फर्स्ट हमारा अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेन प्रिंसिपल्स की तरफ चल रहा हूं कि हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या है ये? गोइंग कंसर्न अजम्पशन. अभी सर ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है हमें? हमें ये बताएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. ठीक है, तो क्या है गोइंग कंसर्न अजम्पशन में? द कंसेप्ट ऑफ अ गोइंग कंसर्न मींस बिजनेस हमेशा चलता रहता है. गोइंग कंसर्न का क्या मीनिंग है? कि बिजनेस हमेशा चलता रहता है. हम हमेशा ये मानकर काम करते हैं कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा. वो मतलब चलता ही रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा सर, वो चलता ही रहेगा. यही मानकर हम अकाउंटिंग करते हैं. ओके, क्या है इसमें? द कंसेप्ट ऑफ अ गोइंग कंसर्न इज एन अंडरलाइंग अजम्पशन.
क्या है assumption? In the preparation of a financial statement, hence it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to liquidate. Liquidate का मीनिंग होना है यहाँ पे कि बंद हो जाना. What is the meaning of a liquidate? कि बंद हो जाना. Liquidate or curtail material the scale of its operation. क्या कह रहे हैं कि हम ये मानकर अकाउंटिंग करते हैं, हमें ये अज्यूम कर कर अकाउंटिंग करते हैं कि मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही कि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है या फिर कोई उसकी ब्रांच खत्म की जा रही है, उसकी ब्रांच बंद हो रही है. ऐसा कुछ भी हम नहीं सोचते जब हम अकाउंटिंग करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट दैट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी आप सभी ने किया होगा दोस्तों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. इसी वजह से ही हम बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंस लिखते हैं. इसी वजह से ही इन दोनों का डिस्टिंक्शन हो पाता है कि कैपिटल एक्सपेंस कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से हैं. अभी आप ही बताएं कि सपोज करो बिजनेस है ये, ठीक है. अगर मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन यहां पे ना लूं, मैं सेकंड अजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न मींस मैं क्या मान रहा हूं कि बिजनेस बंद हो रहा है. अगर ये बिजनेस बंद हो रहा है सर आजकल में, तो मैं एसेट कैसे कंसीडर कर सकता हूं, मैं लायबिलिटी कैसे कंसीडर कर सकता हूं. एसेट एक वो एसेट होता है जो कि 12 मंथ से ऊपर हो, जो कि मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, वो हमारा एसेट है. जो कि लंबे समय के लिए हो, वो हमारा एसेट है. बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि अगर हमारा बिजनेस आजकल में बंद हो रहा है, मैं मानकर चल रहा हूं वो लंबे समय के लिए बेनिफिट देगा. हो नहीं सकता ना, ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहा. अगर मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहा हूं तभी ये माना जाता है कि हमारा बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा. एंड हम एसेट एंड लायबिलिटीज में डिस्टिंक्शन उन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं. ठीक है. इफ मैनेजमेंट कंक्लूड दैट, देखिए अभी क्या लिखा है यहाँ पे, इफ मैनेजमेंट कंक्लूड दैट एंटिटी हैज नो अल्टरनेटिव बट टू लिक्विडेट और curtail materially the scale of its operation, the going concern basis cannot be used and the financial statement must be prepared on the different basis. अगर ये मैनेजमेंट मानकर चलती है कि हमारा बिजनेस बंद होने जा रहा है आज या कल, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते. हमें अपना बिजनेस बंद करना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में क्लासिफाई कर सकें, क्योंकि सर बिजनेस तो है नहीं अगर नेक्स्ट पीरियड में, अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो मेरे को बताएं अभी यहां तक इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन में, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी. अभी सर बैलेंस शीट की बात करूं, ये बैलेंस शीट होती है ना, एंड इधर हम डालते हैं इधर एसेट एंड इधर लायबिलिटी. ठीक है. तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इसी वजह से कि हमारा बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा तभी ये हम बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है. नहीं तो बैलेंस शीट सर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं जब भी हमारा मतलब क्या है, जब भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा तभी ये हो पाएगा सर कि मैं उसे एसेट एंड लायबिलिटी क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि जो एसेट होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, छोटे समय के लिए नहीं होते. ठीक है ना. तो अगर मेरा बिजनेस आज या कल में बंद हो रहा है सर, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही, तो मैं ये मानकर नहीं चलूंगा कि हमारी बैलेंस शीट बनेगी. मेरी बैलेंस शीट सर बन ही नहीं सकती, क्योंकि लंबे समय के लिए बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है ना. क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, इसीलिए हमारी बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट हो पाता. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी एग्जांपल्स. कंसिस्टेंसी में क्या है अभी वो भी हम देख लेते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अभी सर ये कंसिस्टेंसी क्या है? पहले तो हमने गोइंग कंसर्न देखा, अब हम कंसिस्टेंसी देखते हैं। यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन से सर ऐसे याद हो जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे आप। क्या लिखा है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी एंड उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ठीक है, सलमान खान का डायलॉग है, आई थिंक ये मूवी सभी ने देखी होगी आपने। ठीक है, तो क्या याद रखना है कंसिस्टेंसी में? एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सर ये क्वेश्चन ये है कि इस लाइन का कंसिस्टेंसी के साथ क्या मीनिंग है? बस हमने थोड़ा सा यहां पे रिप्लेस करना है। मैंने थोड़ा सा यहां पे रिप्लेस करना है। क्या है हमारी लाइन में? एक बार जो मैंने मेथड चूज कर लिया। ठीक है, कमिटमेंट की जगह रिप्लेस क्या कर दिया? मेथड। एक बार जो मैंने मेथड चूज कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ठीक है, अभी सर मेथड कौन कौन से हैं? तो ये कंसिस्टेंसी क्या कहता है हमें कि सपोज करो अभी मैं बात कर रहा हूं अगर डेप्रिसिएशन की, तो आप सभी को मालूम है कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड का नेम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं कि जो भी देख रहे हो आप कि उन्होंने सभी ने ये मेथड्स अच्छे से किए हुए हैं। सेकंड है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये टू टाइप्स के मेथड है हमारे, जिससे हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं। सर क्या हो अगर मैंने क्या किया? मैंने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड चुन लिया, सेकंड ईयर में मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चुन लिया, ये सेकंड ईयर की बात कर ली। थर्ड ईयर में फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से अकाउंटिंग कर दी, फोर्थ ईयर में फिर रिटर्न डाउन वैल्यू से अकाउंटिंग कर दी। क्या ये कंसिस्टेंसी है? मेरे को बताओ, क्या हम एक ईयर का प्रॉफिट दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ईयर में हमारा मेथड चेंज हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट स्ट्रेट लाइन मेथड से आया है, सेकंड ईयर में प्रॉफिट रिटर्न डाउन वैल्यू मैंने लगाया, तब मैंने प्रॉफिट निकाला, तो डेप्रिसिएशन P&L में जाती है ना। तो हर एक ईयर की डेप्रिसिएशन मैंने अलग मेथड से निकाली है। इसकी वजह से मैं एक साल का प्रॉफिट दूसरे साल से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए सर। अगर मेरा इस साल 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल 8,000 हुआ था, बट मेथड चेंज होने के कारण 2,000 का यहां पे फर्क पड़ गया, तो मैं कैसे मानूंगा कि ये एक ही मेथड से किया है एंड हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, कभी भी कंपेयर करना हो तो उसके मेथड तो सेम होने चाहिए है ना। जो भी मेथड हमने फर्स्ट ईयर में लगाया वही सेकंड ईयर में होना चाहिए, तब ही हम कंपेयर कर पाएंगे सर। अदरवाइज वी कांट कंपेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ वन ईयर विद द प्रॉफिट ऑफ अनदर ईयर। तो कंसिस्टेंसी एग्जांपल क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंसिस्टेंसी? कि एक मेथड जो मैंने चुन लिया वही मैं पूरा साल, वही मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, उसे हर एक साल चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन आपको यहां पे रीड आउट करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंसिस्टेंसी assumption. Okay, consistency concept or a consistency assumption. According to this concept, accounting practices once selected, एक बार मैंने जो मेथड चुन लिया सर, वो चाहे रिटर्न डाउन हो चाहे WDV हो, एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। वही मेथड हमने ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड अप्लाई करते रहना है। दिस कंसेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट और प्रीवियस ईयर। क्या कर रहा है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में लगे, तभी ये कंसिस्टेंसी बनाया गया है, ताकि मैं एक साल के प्रॉफिट को दूसरे साल से
कंपेयर कर पाऊं। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट पर्सनल बायस एंड हेल्प इन अचीविंग रिजल्ट दैट इज कंपेरेबल। कंपेरेबल कंपेरेबल आ गया ना वही बात। दिस कंसेप्ट particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable like WDV and straight line। तब ये जब दो मेथड आ गए सर, तब ये जो अजम्पशन है वो अप्लाई की जाती है। दिस इज अजम्पशन मेथड वंस चूजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, बट इट डज नॉट मीन, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, स्टोरी में थोड़ा सा चेंज है, वो स्टोरी का चेंज समझिए यहाँ पे। बट इट डज नॉट मीन दैट द प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। बट सर ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने WDV चूज कर लिया तो मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकता सर। कभी बहुत जरूरी हो, कभी लॉ ने कहा होगा, हमारे कानून ने कहा हो, लॉ ने कहा हो, किसी एक्ट ने कहा हो बहुत जरूरी है सर, तो कर लो कभी ना कभी यार। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक साल WDV एक साल स्ट्रेट लाइन, एक साल WDV, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, दिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस may be changed if the law or accounting standard require it, or the change will result in more meaningful presentation। मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है, मेरा लॉ कहता है बिल्कुल हम सर कभी ना कभी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एक बार चुन लिया वो चेंज ही नहीं कर सकते, बट हर एक साल नहीं चेंज करना, कभी 5 साल में 10 साल में एक बार चेंज कर लिया तो वो तो एक्सेप्टेबल है सर। इफ एन एंटरप्राइज टू adopt an alternative practice, it must disclose the change and its impact on the profit and loss। सर बाई चांस मैंने चेंज कर लिया, एक साल कभी ना कभी चेंज किया, तो उसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारे P&L में क्या फर्क पड़ा, जो कि पिछला जो मेथड था मैंने चेंज किया उसकी वजह से आया, वो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे जब भी आए ये स्टेटमेंट कभी ना आपको भूल पाए, ठीक है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, मतलब मेथड मैंने एक बार रख लिया, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट। अक्रूवल मेथड, अक्रूवल मेथड भी हमारा उतना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्रूवल मेथड भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पूरा अकाउंट्स, ठीक है। पूरा अकाउंट्स ही सर अक्रूवल मेथड पे बेस है। अब ये अक्रूवल मेथड क्या है ये भी बता दीजिए। अक्रूवल का मेथड मीन कि हमारे जब सर एक्चुअली में रेवेन्यू हुआ, जब एक्चुअली में मेरी पेमेंट ड्यू हुई, तब ही उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। लाइक मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक ये है हमारा पप्पू, मैं यहां पे पप्पू की एक सुंदर सी शक्ल बनाता हूं, ये है पप्पू, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, एक मोबाइल का बिल था इसका जो कि 1500 रुपीज, जो कि इसका बिल 1 अप्रैल 19 से ड्यू है। मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे, इस पप्पू ने 1500 का बिल कब देना था सर, कब देना था। इस पप्पू ने 1500 का बिल 1 अप्रैल 2019 को पे करना था। बट पे कब किया उसने पे किया 1 मई को। मीन 1 मंथ उसके पास पैसे नहीं थे, 1 मंथ उसने लेट कर दिया। 1 मई 2020 को उसने पेमेंट की। ओके, अब 1 मंथ लेट हो गया सर, 1 महीना लेट हो गया, तो मैं यहां पे क्या मानूंगा कि ये अप्रैल की ट्रांजैक्शन है या फिर मई की ट्रांजैक्शन है। अभी क्वेश्चन ये है सर,
बिल था 1 अप्रैल 2019 को ड्यू हुआ बट पेमेंट हुई सर 1 मई 2020 को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या मानूंगा कि 1 अप्रैल की पेमेंट मैं अकाउंट्स में कंसीडर करूंगा, डेट कौन सी डालूंगा, या 1 मई में? तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है जब भी वो ड्यू हुआ, ड्यू कब हुआ 1500 को, उसी दिन को उसे रिकॉर्ड कर दो कि मेरा खर्चा हो गया सर, मेरा एक्सपेंस हो गया। डज नॉट मैटर एट ऑल कि तुम आपने पेमेंट कब की। यही हमारा अक्रूवल कंसेप्ट कहता है। अभी सेम एज इनकम है सर, ये तो अब हो गया पेमेंट की, अभी बात करते हैं इनकम की। ऐसे ही पप्पू को कोई इनकम होनी थी, पप्पू यही है, वो ही पप्पू, एंड उसको कोई इनकम होनी थी, वो हो गई सर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ड्यू हो गई, एंड जैसे सपोज करो मैंने आपसे फीस लेनी है, ठीक है, वो 1 अप्रैल से ड्यू है बट आपने पे की 1 मई को। अभी क्वेश्चन ये है कि मैं उसे 1 अप्रैल को मानूंगा या 1 मई को मानूंगा? तो इसका भी आंसर है जब अक्रू हुई सर, जब आपकी ड्यू है मेरे पास, मैंने आपसे फीस लेनी है, जो सर्टन हो गया, वो मंथ एक्सपायर हो गया जिसकी फीस लेनी है, वो अक्रू होगी, एंड तब ही मैं उसे अकाउंट्स में कंसीडर करूंगा। डज नॉट मैटर एट ऑल, डज नॉट मैटर एट ऑल कि वो फीस कब रिसीव हुई है। आप सभी ने +1 में वो जो फाइनल अकाउंट बनाते थे उसमें वेजेस प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बिगिनिंग वाला माइनस करते थे। तो सर उसका मैं बता दूं वो इसी वजह से किया जाता था और कोई भी वजह नहीं थी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मींस कि वेजेस हमें वहां पे क्या दिया होता था, लाइक मैंने कितनी वेजेस पे की, उसके बीच में आउटस्टैंडिंग मैं प्लस कर देता था। वो प्लस क्यों करता था सर? क्योंकि वो अभी भी रहती है पेमेंट करने वाली, एंड अगर पेमेंट करने वाली रहती है तो इसे पीरियड की है ना, तो इसे पीरियड की जो वेजेस है वो इसे पीरियड में आएंगी, पेमेंट की या फिर नहीं की। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हम क्या करते थे, फाइनल अकाउंट्स में ऐड कर दिया करते थे। आप सभी को याद होगा जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स भी किए हैं। तो मैं इसे लाइन बाय लाइन रीड करता हूं। द अक्रूवल कंसेप्ट इज अ सिस्टम यूज्ड बाय द कंपनीज टू रिकॉर्ड देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट द पॉइंट व्हेन दे अकर, जब हुई तब, ठीक है। रिगार्डलेस क्या है? रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ कैश ट्रांसफर हैज बीन मेड, कहते कैश को इग्नोर करो, कि कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर करो, जब हुई तब रिकॉर्ड कर दो। इट इज अनलाइक कैश अकाउंटिंग इन विच, कैश अकाउंटिंग एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, फिर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, जब ट्रांजैक्शन हुई तब रिकॉर्ड करते हैं, बट अक्रूवल में जब ट्रांजैक्शन जब अक्रू हो गई, जब मैंने लेनी है पेमेंट, तब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन एट अ टाइम व्हेन दे एक्चुअली occur, ठीक है, not necessary when cash changes the hand, okay. This basis of accounting is generally used in preparing the financial statement except for a cash flow statement. Revenue is recorded when it is earned regardless of when it is received, and expense is recorded when they are incurred regardless when it is paid. यहाँ पे पिक आ गई तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, regardless when it is paid. पेड का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, जब एक्सपेंस हुआ, जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैंने पेमेंट करनी है, तब ही उसे रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो सर अब मैं शुरू करने जा रहा हूं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के लिए आपको एक यहां पे पिक दी गई है, ये है हमारा बिजनेस, एंड इधर है हमारा बिजनेसमैन। नीचे क्या लिखा है यहां पे? दे बोथ आर डिफरेंट। सर कभी भी इन दोनों को सेम ना समझना, जब भी अकाउंटिंग करते हो ये दोनों डिफरेंट माने जाएंगे। कभी भी सेम ना समझ लेना ऐसे कि बिजनेस से बिजनेसमैन हमारे सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तब ही सर, अभी आपने कभी सोचा, आप अकाउंटिंग करते हो, आप लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते हो, लायबिलिटी साइड क्या आती है? कैपिटल। सर ये लायबिलिटी साइड क्यों आती है, कभी सोचा आपने?
क्यों आती है लाइबिलिटी साइड? क्यों? अगर मैं वैसे ही मानूं तो है तो ये ओनर की है ना कैपिटल, ओनर की कैपिटल, उसकी लाइबिलिटी कैसे हुई सर? बट बिजनेस की तो लाइबिलिटी है ना। एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अभी बिजनेस ने क्या किया, रिटर्न में उस जो इन्वेस्टमेंट को कभी ना कभी वापिस तो करना है ना। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, बिजनेस ने फिर उसे रिफंड करना है, किसको रिफंड करना है? वो कैपिटल बिजनेसमैन को। तो तब ही सर, बिकॉज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेसमैन एंड बिजनेस ये दोनों कभी भी सेम नहीं माने जाते, सेम नहीं माने जाते। ओके, मैं इसे वन बाय वन रीड करता हूं। अभी देखिए यहां पे क्या है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ट्रांजैक्शंस देयरफॉर आर recorded in the books of account from the business point of view। सर, जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, and not from that of a owner। Owner being regarded as a separate and distinct from the business। Owner हमेशा जो है वो सेपरेट माना जाता है, किससे? बिजनेस से। अकाउंटिंग ओनर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल। तब ही सर, इसी वजह से कल को कोई पूछ लेना आपसे कि हम जो बैलेंस शीट में कैपिटल शो करते हैं वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपका आंसर साथ की साथ जाना चाहिए कि ये सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, हमें अच्छे से मालूम है। कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर डेबिटेड बाय द ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तभी उसे क्रेडिट किया जाता है। तभी, क्योंकि प्रॉफिट भी है तो ओनर का, ओनर की लायबिलिटी बिजनेस ने अपने पास रख ली, तभी प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है एंड तभी ड्राइंग को डेबिट किया जाता है, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसी वजह से सर। हाँ सर, अभी समझ में आया अच्छे से? मेरे को बता दो एक बार बता दो मेरे को कि ये कंसेप्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे को बताओ। आज के लिए बहुत है यहाँ तक। कल यही हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे एंड इसी सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आगे प्रोसीड करूंगा, हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा, इसका हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो I am going to end the class. Okay.